हेलो, मेरा नाम उत्तम कुमार है और आप लोगों का उत्कृष्ट क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग आज देखेंगे भारतीय संविधान। हम लोगों ने पहले ओवरव्यू पॉलिटी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या होता है इसके बारे में जानकारी जान लिया। अब देखते हैं संविधान में आखिरकार है क्या। संविधान जो हम लोगों ने है वो हम लोगों ने लागू किया अपने देश में 1950 में 26 जनवरी को। उसी वजह से हम लोग जो है 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जो शुरू में जब हम लोग संविधान को लागू किए उस टाइम पे जो उसमें पार्ट थे, पार्ट हम लोग हिंदी में कहते हैं भाग टोटल था 22, ठीक है, जो अभी बढ़ करके हो गया 25। और उसमें अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल। ये शुरू में था 395 जो अभी बढ़ के 450 हो गया है, ठीक है। और एक और चीज होता है जिसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हिंदी में अनुसूची और इंग्लिश में कहते हैं इसको कहते हैं शेड्यूल्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 8 था और बढ़कर कितना हो गया 12। तो मेनली हम लोग क्या अनुसूची क्या होता है कि हम लोग संविधान का एक ओवरव्यू देने के लिए कि तुम्हारे संविधान में क्या क्या मिलेगा। अनुसूची को इसलिए रखा गया ताकि तुमको मान लो कुछ देखना कुछ जानना हो, उसके बदलाव हम लोग पूरे हर एक आर्टिकल में ना करना पड़े। हम लोग अनुसूची से देख करके पता कर सकते हैं क्या क्या चीजें इसमें संविधान में है। तो पहले हम लोग अभी अनुसूची को देखेंगे क्योंकि सबसे छोटा है। तो अनुसूची को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आर्टिकल पार्ट वाइज देखना शुरू करेंगे, ठीक है। देखो पहला अनुसूची क्या है, अनुसूची पहला बताता है हम लोगों को कि भारत क्या है। भारत एक यूनियन है जो राज्यों का एक संघ है। बहुत सारे राज्य होंगे, राज्य मिलकर के भारत यूनियन बनाया है। और उसमें क्या क्या दिया गया, उसके क्या क्या एरिया है। मान लो बिहार है तो बिहार का क्या क्या एरिया है, कितना टेरिटरी है, कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। तो सारे केंद्र शासित प्रदेश क्या है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं, इसके बारे में जानकारी किसमें मिलता है, अनुसूची 1 में मिलता है, ठीक है। अनुसूची अगर 1 बताया क्या बताएगा, भारत। और दूसरा अनुसूची हम लोग को बताता है कि वेतन के बारे में। अब देखो कोई भी संविधान सभा के पद पे है, कोई संविधान पद पे जैसे कि मान लो हमारे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री, मंत्री, जज हैं, हमारे गवर्नर हो गए, इन लोगों को वेतन तो मिलना ही है। तो वेतन के बारे में जानकारी हम लोग कहाँ मिलेगा, अनुसूची 2। लेकिन वेतन के साथ साथ हम लोग को और भी यहाँ पे चीजें मिलती है जानकारी, जैसे कि सुविधा, उनको रहने के लिए घर, उनको गाड़ी चाहिए, उनको क्या फैसिलिटी चाहिए, मेडिकल चाहिए और सब चीजें सुविधा के बारे में यहाँ मिलता है। और क्या मिलता है यहाँ पे, पेंशन। ये सारी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी, शेड्यूल 2 में। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि शेड्यूल 2 में किसके बारे में जानकारी, या फिर वेतन, सुविधा और पेंशन के बारे में कौन से शेड्यूल से या कौन सी अनुसूची से हम लोग को पता चलता है। ये सब किसके बारे में बताएंगे, अनुसूची 2। अनुसूची 3 जो है वो बताता है शपथ के बारे में। अब क्या होता है कि कोई भी अगर संविधान पद पे है, संवैधानिक पद पे है, उसके पास बहुत सारे पावर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है अपने पावर से। उसके अंदर बहुत सारे लोग भी हैं काम करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या दिलाते हैं, उसको शपथ दिलाते हैं कि आप जो काम करेंगे वो संविधान में जो नियम कानून बताया गया उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। यानी कि आप संविधान सभा पे माननीय राष्ट्रपति हो गए या प्रधानमंत्री हो गए, आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसके हम लोग क्या दिलाते हैं, उन लोगों को शपथ दिलाते हैं। आप कोई भी पोस्ट पे रहेंगे, संवैधानिक पोस्ट पे, संवैधानिक पद पे, जैसे मंत्री लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, जब भी चुनाव जीत के जाते हैं क्या करते हैं, उनको संवैधानिक पद पे याद दिलाते हैं कि आपका ये काम है, आपका ये दायित्व बनता है और आज ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये काम करना है। ये सब काम मिलेगा शपथ में, ठीक है। 4। अब अनुसूची 4 हम लोग क्या बताता है कि हम लोग राज्यसभा में कौन कौन से राज्य के कितनी सीट की संख्या होगी, ये हमको पता चलेगा किसमें, अनुसूची 4 से पता चलेगा। कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसकी कितनी सीट है, राज्य का कितना सीट है, बिहार का कितना सीट होगा, यूपी का कितना सीट है, ये उसके जनसंख्या के, उसके टेरिटरी, उसके एरिया के अकॉर्डिंग रहता है। 4 से हमें क्या पता चल गया, राज्यसभा में सीटों की संख्या, ठीक है। 5 जो है, 5 में क्या होता है, कुछ जाति ऐसे हैं जो कि पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं और वो अपने हिसाब से चलते हैं। वो हमारे जो हम लोग रूल रेगुलेशन जैसे फॉलो करते हैं कि पुलिस हो, वैसे हमारा स्कूल हो, उस हिसाब से नहीं चलता। उन लोगों का अपना एक धर्म है, उन लोग अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। उसके लिए बनाया गया अनुसूची 5। अनुसूची 5 में क्या है कि अनुसूचित जनजाति लोग जो हैं वो अपने वहाँ पे कैसा शासन होगा, वहाँ क्या रूल रेगुलेशन होगा, कैसे लोग रहेंगे, कैसे लोग बर्ताव करेंगे, इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, 5 में। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, इसको हम लोग SC ST इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। और 6ठा जो है, कुछ विशेष राज्य ऐसे हैं जो हम लोग के मतलब एरिया के, जो हम लोग भारत के टेरिटरी से थोड़ा दूर पड़ता है, जो कि बहुत पहाड़ी इलाके में है, जैसे कि असम,
नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। ये कुछ सेंसिटिव एरिया है जहाँ की हम लोग क्या करते हैं, वहाँ भी जनजाति लोग हैं, उसके लिए हम लोग किसमें दिया गया है, अनुसूची 6 में उसके बारे में जानकारी दिया गया कि वहाँ के लोगों का शासन कैसा होगा, वहाँ पे कैसे प्रशासन काम करेगा, वहाँ नियम कानून क्या होगा, इसके बारे में किसे मिलेगा 6 में। ये हम लोगों ने 6 तक देखा, अब उसके आगे देखें। 7, अनुसूचित 7 में क्या है कि शक्तियों का विभाजन। अब देखो क्या है कि केंद्र अलग सरकार है, राज्य अलग सरकार है, राज्य का कुछ अपना नियम कानून है, जैसे कि वहाँ पे कैसा शिक्षा होगा, वहाँ पे कैसे पोस्ट ऑफिस होंगे, कैसे थाना होगा, कैसे रोड बनेगा, क्या मेडिकल फैसिलिटी होगा, तो राज्य सरकार अपना नियम बनाएगा, केंद्र सरकार अपना नियम बनाएगा। तो क्या किया सबने सरकार ने, केंद्र सरकार कुछ नियमों को अपने पास रखा हुआ है कि केंद्र, जैसे मान लो रेलवे का काम कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगा। जैसे मान लो कि शिक्षा क्या है, दोनों मिलकर काम करता है, यानी सरकार, राज्य सरकार भी काम करेगा, उसमें केंद्र सरकार भी काम करेगा। इस तरीके से क्या किया, सब सरकार ने आपस में शक्तियों का विभाजन कर लिया कि ये एरिया मेरा है भाई, यहाँ पे हम लोग नियम कानून बनाएंगे, और ये एरिया मेरा राज्य का है, तो ये तुम्हारा दायित्व बनता है, ये तुम करो। और कुछ चीजों को संवर्धित 7, अनुसूचित 7 में क्या है कि शक्तियों का विभाजन। अब देखो क्या है कि केंद्र अलग सरकार है, राज्य अलग सरकार है, राज्य का कुछ अपना नियम कानून है, जैसे कि वहाँ पे कैसा शिक्षा होगा, वहाँ पे कैसे पोस्ट ऑफिस होंगे, कैसे थाना होगा, कैसे रोड बनेगा, क्या मेडिकल फैसिलिटी होगा, तो राज्य सरकार अपना नियम बनाएगा, केंद्र सरकार अपना नियम बनाएगा। तो क्या किया सबने सरकार ने, केंद्र सरकार कुछ नियमों को अपने पास रखा हुआ है कि केंद्र, जैसे मान लो रेलवे का काम कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगा। जैसे मान लो कि शिक्षा क्या है, दोनों मिलकर काम करता है, यानी सरकार, राज्य सरकार भी काम करेगा, उसमें केंद्र सरकार भी काम करेगा। इस तरीके से क्या किया, सब सरकार ने आपस में शक्तियों का विभाजन कर लिया कि ये एरिया मेरा है भाई, यहाँ पे हम लोग नियम कानून बनाएंगे, और ये एरिया मेरा राज्य का है, तो ये तुम्हारा दायित्व बनता है, ये तुम करो। और कुछ चीजों को समवर्ती में रखा गया, जैसे मान लो कि उसमें दोनों मिलकर काम करेंगे, तो उसमें, लेकिन अब जैसे मान लो समवर्ती सूची है, तो उसमें अगर राज्य सरकार बना रहा है और केंद्र सरकार बना रहा है, तो सबसे जो हम लोग प्रायोरिटी देंगे, जिसका जो वैल्यू होगा वो केंद्र सरकार का होगा। मान लो कोई ऐसा रूल रेगुलेशन बना, जैसे रोड पास करना है, ठीक है, इसमें केंद्र सरकार भी बना रहा है नियम और राज्य सरकार भी बना रहा है, और राज्य सरकार का नियम जो है वो केंद्र सरकार के नियम से मैच नहीं कर रहा, तो इसमें किसका नियम चलेगा, वो केंद्र सरकार का नियम चलेगा। मतलब केंद्र सरकार कहने का मतलब हुआ ऊपर होता है राज्य सरकार से, ठीक है। तो 7 जो हमारा अनुसूची है वो होता है शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन मतलब क्या हो गया, केंद्र सरकार कितना शक्ति है वो कहाँ का कर सकता है, उसको कहते हैं हिंदी में संघ सूची। संघ सूची में क्या है, वो केंद्र सरकार का अपना जो लिस्ट है, उस लिस्ट में कितना केंद्र सरकार क्या क्या कानून बना सकता है उस सूची में। जैसे इसमें कितने होते टोटल 100 है, और संघ सूची में कितने होते, सूची इसमें वस्तु क्या बोलते हैं, हाँ, तो संघ सूची में जो टोटल लिस्ट है, सब्जेक्ट्स हैं, वो 100 है, क्योंकि 100 जो, जैसे कि मान लो तुम्हारा पोस्ट ऑफिस है, रेलवे लाइन है, ये सब चीजें किसमें होंगी, संघ सूची में। इसमें कौन नियम बनाएगा, ये केंद्र सरकार बनाएगा। दूसरा होता है राज्य सूची। तो संघ सूची में जो टोटल लिस्ट है, सब्जेक्ट्स हैं, वो 100 है, क्योंकि 100 जो, जैसे कि मान लो तुम्हारा पोस्ट ऑफिस है, रेलवे लाइन है, ये सब चीजें किसमें होंगी, संघ सूची में। इसमें कौन नियम बनाएगा, ये केंद्र सरकार बनाएगा। दूसरा होता है राज्य सूची। इसमें कितने होते हैं, आगे देखो, इसमें जो पहले संघ सूची में पहले था 97, इसको बढ़ा करके कर दिया गया, 3 बढ़ाया, इसमें कर दिया 100, और राज्य सूची में पहले था 67, उसको घटा करके कर दिया कितना 61, ठीक है। और इसके बाद एक और सूची होता है जिसमें दोनों मिलकर बनाते हैं, उसको कहते हैं समवर्ती सूची। इसमें कितना 47, इसमें पहले 47 था, इसको ऐड करके कितना कर दिया गया 50, समवर्ती सूची में कितने 52 हो गए। ये तो 3 हो गया कि एक संघ सूची में जो भी है वो केंद्र सरकार बनाएगा, इसमें किस कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा, इसमें दोनों मिलकर बनाएंगे, लेकिन प्रायोरिटी किसका रहेगा, केंद्र सरकार करेगा। इसके बाद एक और सूची हमारे संविधान निर्माता लोगों ने बना के छोड़ दिया, उसको कहते हैं अवशिष्ट। अब ये सूची क्या है कि मान लो उस टाइम पे तुम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ चीजें संघ में आनी चाहिए, कुछ चीजें राज्य में, कुछ चीजें समवर्ती में, और उस टाइम पे कुछ नया चीजें हैं जो बाद में आएगा, पता नहीं होगा किसमें डालना है, उसमें किसमें डाल देंगे समवर्ती सूची, जैसे कि जीएसटी, इंटरनेट, इसके लिए अवशिष्ट सूची है, ठीक है।
इसमें कौन नियम बनाएगा? केंद्र सरकार। अब हमारा सूची 8 में क्या होता है कि भाषा, कि कुछ कुछ भाषाओं को हम लोग क्या दिए हैं कि राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय दर्जा बोलते हैं भाषाओं का उपयोगिता क्या है? अगर मान लो कोई शेड्यूल 8 में आ गया, पॉज करो। तो अनुसूची 8 में जो है उसमें हम लोग भाषा शामिल किए कि कुछ भाषाएं ऐसे हैं जिसको मतलब रिकॉग्नाइज किया गया नेशनल दर्जे पे, राष्ट्रीय दर्जे पे। कुछ पहले स्टार्टिंग में भाषा था वो 14 था, ठीक है। जब हम लोग शुरू में संविधान को अडॉप्ट किए उस टाइम हम लोग 14 भाषा को शामिल किए कि ये हमारी राष्ट्रीय भाषा होंगे। उसमें से हम लोग बढ़ा करके कितना कर दिया? 8। तो टोटल आज जो भाषा है वो टोटल है 22, ठीक है। तो ये अनुसूची 8 हो जाता है। अनुसूची 9 जो है दल बदल, तो हम लोग का क्या था ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूची शामिल किया गया, ठीक है। जब संविधान का पहला संशोधन हुआ तो हम लोग उसमें 9वीं अनुसूची को शामिल किए। 9वीं अनुसूची को शामिल करने के पीछे क्या रीजन था कि हम लोग इसमें ऐसा रेगुलेशन और ऐसा एक्ट करेंगे, शामिल करेंगे, इसमें रखेंगे जो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को वाइड भी कर रहा होगा, तो उसके अगेंस्ट भी जा रहा होगा, तो उसको हम लोग वाइड डिक्लेयर नहीं करेंगे। इसके लिए अनुसूची 9 बनाया गया था, ठीक है, ताकि हम लोग इसमें साथ एक्ट और रेगुलेशन इसमें ऐड कर दें जो कि हमारे फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग नहीं हो, उसको हम लोग वाइड डिक्लेयर ना कर सके। इसलिए अनुसूची 9 बनाया गया, जो कि अभी यूज में नहीं है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का, वो कोई भी तुम नियम कानून बताओ वो उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन कोई सूट नहीं कर रहा है इसी चीज। संपत्ति का अधिकार था। तो अनुसूची 9 में क्या है कि वैसा कानून नियम बताया गया, ऐड किया। तो अनुसूची 9 में क्या है कि वैसा कानून नियम बताया गया, ऐड किया गया इसमें, ताकि अगर वो आपके मौलिक अधिकारों के नियम को उल्लंघन भी कर रहा हो तो उसको वाइड मतलब नल या वाइड डिक्लेयर नहीं करते। हुआ क्या था कि संपत्ति का अधिकार, जो सबके पास संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार पहले स्टार्टिंग में था कि सबका अपना अपना संपत्ति होगा, सबका उस पर मौलिक अधिकार होगा। लेकिन क्या हुआ कि जब सरकार को संपत्ति चाहिए होता है, जैसे रोड बनाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए और ये भूमिकरण रेगुलेशन करने के लिए, उसके क्या होता है कि सरकार को लोगों से जमीन चाहिए होता है। उन लोगों ने क्या किया, फंडामेंटल जो राइट में था संपत्ति का अधिकार, उसको उठा करके 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया। उससे क्या हुआ कि सरकार किसी की संपत्ति को सार्वजनिक यूज के लिए, मतलब पब्लिक यूज करने के लिए उसको ले सकता है एक वाजिब दाम दे करके, जो उसका कीमत होता है, ठीक है। तो ये हमारा 9th शेड्यूल है। 10 शेड्यूल क्या बताता है कि दल बदल नियम। इसमें क्या होता है, अगर मान लो तुम किसी पार्टी में है और जीत गया और उसके बाद तुम चाहता है कि हम किसी और पार्टी में चला जाए, तो उसका तुम्हारा क्या होगा, वो तुम्हारा सीट रद्द हो जाएगा, तुम उससे निष्कासित हो जाएगा। ये क्या होता है, दल बदल नियम। इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, इसको हम लोग आगे आर्टिकल में पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में, व्याख्या के साथ में कि क्या क्या है। तो दल विशेषकर ये समझ लो कि अगर मान लो कोई पार्टी से तुम चुनाव जीता हुआ है, तुम उसके बाद उसको छोड़ करके नहीं जा सकता। अगर जा रहा है उसका कुछ नियम कानून है कि कैसे जाएगा, क्या नियम कानून, क्या प्रावधान होगा, तो ये इसमें 10 शेड्यूल में दिया गया है। 11 शेड्यूल में क्या है, हमारा पंचायती राज, जो कि बहुत पहले शामिल होना चाहिए था हमारे संविधान में, लेकिन 73वें संशोधन के बाद हमारे संविधान में पंचायती राज को शामिल किया गया, जिसमें कि हमारे पंचायत के बारे में, जैसे गांव में क्या शासन होना चाहिए, कैसे वहां पे काम होगा, वहां जैसे रोड बिछाना हो, बिजली लगाना हो, ये सब करना हो, उसके लिए पंचायती राज कि वहां के जैसे ग्राम सभा होगा, पंचायत होगा, पंचायत समिति, वहां के चुनाव, इन सब के बारे में जानकारी किसमें मिलता है, शेड्यूल 11। शेड्यूल 12 क्या है, हमारा नगर पंचायत। जिस तरीके से हमारे गांव में है उसी तरीके से शहर में, इसको कब ऐड किया गया था, 74th मतलब 74वें संशोधन के अनुसार इसको 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया हमारे संविधान में। इस तरीके से अनुसूची हमारा 12 कंप्लीट। अनुसूची में देखो कुछ सवाल है जो आप लोगों को बताना है। जैसे पहला सवाल है, शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में शामिल है, तो बताना है कि जैसे अनुसूची 5, अनुसूची 3 या अनुसूची 7 या अनुसूची 10। इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिख के बताएंगे इसका सवाल का जवाब क्या है। दूसरा सवाल है कि पंचायती राज की जानकारी कौन सी अनुसूची से मिलती है, तो अनुसूची 5, 8, 12 और 11, ठीक है।